Hello, students of class 6 today. Welcome to you for learning a new topic of new chapter of history. This is the chapter number 9, Trader Kings and Pilgrims. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, we have already learned about the fine art of poetry, the different. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था vital villages and the throwing towns कि हमने किस प्रकार से एक विलेज कैसे वहाँ के एग्रीकल्चर और टाउन्स में जो नॉन एक्टिविटीज़ होती है वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है. हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. यू रीड अबाउट द नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वार इन चैप्टर 8. जैसा हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि किस प्रकार से किले फोर्टिफाइड किए जाते थे. उसके अलावा जो क्रॉप्स के अलावा और भी जो मेसन्स थे या फिर जो पॉटर्स थे वो बहुत अच्छी फाइन पॉटरी करते थे. और हमने चैप्टर 8 में ऑलरेडी पढ़ा था कि वहाँ उस समय पे जो इंडिया की जो उत्तर भारत की जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे ब्लैक काले रंग के बर्तन बनाए जाते थे, काले पॉलिश वाले बर्तन बनाए थे. दिस वाज अ फाइन पॉटरी जो कि एक बहुत खूबसूरत बर्तन होता था. स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट, और उसकी क्या बनाई जाती थी, कटोरी और प्लेट्स बनाए जाते थे. वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्चोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंटल. और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली है, हमारे जो इतिहासकारों ने जो खुदाई की है उन सारे हमारे जो पुरास्थल हैं, जो साइट्स हैं, वहाँ से हमें ये सब प्राप्त हुए. हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. ट्रेडर्स में हैव कैरिड फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस. जैसा आपको पता था कि जो अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे क्या वो दूसरी जगह पे पहुँच पाते थे. यस, क्योंकि जो व्यापारी होते थे वो अपने यहाँ से बर्तन बनाकर या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु को बना के दूसरी जगह पे जाकर उसे बेचा करते थे और उससे वो अर्न किया करते थे. साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड. इसी तरीके से हमारे देश का जो दक्षिण भारत है वो किसके लिए फेमस है, सोने के लिए. स्पाइसेस, मसाले, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन, कि जो काली मिर्च है एंड जो प्रीशियस स्टोन्स है मतलब कीमती पत्थरों के लिए हमारे देश का जो साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो फेमस है. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैलिड इन रोमन एम्पायर. और जब रोमन साम्राज्य की बात करें तो उस समय जो काली मिर्च थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी. सो मच दैट इट वॉज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड. और उसे काले सोने के रूप में उस समय ये कहा जाता है कि जो सोना है, जैसे सोना आज हमें कीमती वस्तु मानते हैं, उस समय काली मिर्च की जो कीमत हुआ करती थी वो सोने से भी ज़्यादा हुआ करती थी. तो देखिए, सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज अ ब्लैक गोल्ड. सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स इन रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी. और क्या होता था कि उस समय आपको पता है कि बार्टर सिस्टम होता था कि आपको किसी एक वस्तु को खरीदने के बदले दूसरी वस्तु देनी पड़ती थी. तो जो रोमन एम्पायर के जो लोग थे उस काली मिर्च का, उस ब्लैक पेपर का यूज़ किसके लिए करते थे, खाना बनाने के लिए करते थे. और ये सबसे पहले कहाँ हो गई, हमारे देश के साउथ इंडिया के पार्ट में, तमिलनाडु और केरला के फार्म्स में. तो उस समय जो लोग थे, रोमन साम्राज्य के लोग अपने यहाँ से महंगी महंगी वस्तुएं लाते थे और उसके बदले में काली मिर्च लेकर जाया करते थे. across the sea by land in Carvas. There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. और जब आर्कियोलॉजिकल साइट से हमें मिला कि जो रोमन जो था हमारे जो रोमन एम्पायर था, वहाँ के जो सोने के सिक्के वो आज भी हमें मिल रहे थे. तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे देश का जो व्यापार था वो किनके साथ अच्छा था, रोम के साथ बहुत अच्छा था. कि जो रोम के लोग थे उनके साथ हम अपना बहुत अच्छा बिजनेस करते थे. हम उन लोगों को इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे अपने यहाँ के काले मिर्च, सोना एंड द डिफरेंट मैनी ऑफ द थिंग्स. और देखिए ये सब जो ट्रेड्स होते थे, व्यापार कहाँ से संपन्न होते थे, क्योंकि उस समय एयरक्राफ्ट्स नहीं होते थे. उस समय जो ट्रेडर्स थे वो अपना सामान नाव की मदद से या जहाज़ों की मदद से एक देश से दूसरे देश पे पहुँचा सकते थे. तो इसके लिए ट्रेडर्स ने क्या एक्सप्लोर किए, क्या खोजे, सेवरल रूट्स. सम ऑफ दीज फॉलो द कोस्ट. और ये सारे मोस्टली कहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाज के, क्योंकि उस समय जो पानी के जहाज होती थी उसी से ही ये चला करते. देयर वर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. उस समय हमारे देश के अंदर एक तो सूरत के जो पोर्ट्स हुआ करते थे और जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, वहीं से ही हमारे देश का सामान दूसरे देश पे जाता था और दूसरे देश का सामान इन्हीं पोर्ट्स पे से आया करता था. वे सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड टू क्रॉस द सी मोर क्विकली. और जैसा हमें पता है कि जो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी के अंदर जो मानसून विंड होती थी, इस वजह से शिप्स थी वो बहुत तेज़ी से चल पाती थी. सो इफ़ दे वॉन्टेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon and sturdy ship had to be built for these long journeys. और इसके लिए क्या होता था कि जो लोग थे इन मानसून विंड का यूज़ करते थे और साथ ही साथ जो लॉन्ग जर्नीज होती थी उसके लिए वो
जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड करते थे शिप्स को, उनका यूज़ करते थे। सो देखिए, अब हम देखेंगे कि न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, ये जो समुद्र के जो तट थे, जो पोर्ट्स थे, इन पे कौन कौन से राज्य थे। देखिए, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज़ मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स। ये कहा जाता है कि ये जो हमारी इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया का जो पार्ट है, वो बहुत बड़ा समुद्री प्रदेश है, एंड विद हिल्स, जिस पे बड़े बड़े पहाड़ भी है, प्लेट्यूज भी हैं, with hills, plateaus and river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is most fertile. और इन्हीं सब नदियों में जो सबसे फर्टाइल, जो सबसे उपजाऊ नदी थी, वो कौन सी है? कावेरी. Chief and king who control the river valleys and the coast became rich and powerful. और जब राजाओं ने इन रिवर वैलीज़ पे, क्योंकि कावेरी नदी में बहुत ज़्यादा वाटर हुआ करता था, और इसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे, उनके पास बहुत सारी वेल्थ हो गई, बहुत सारे पैसा और बहुत सारे वो अमीर होते गए. Sangam process mentioned the Movindar. This is a Tamil word meaning tree chief, used for the head of three रूलिंग फैमिलीज. अब देखिए कि जो तमिल जो स्टोरीज़ हैं या तमिल पोएम्स हैं, उनके अंदर एक टर्म है जिसका नाम है मुविंदार. ये एक तमिल वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है? 3 हेड्स, 3 मुखिया. इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? ये जो वर्ड हमने किसके लिए किया? 3 शासक फैमिली, मतलब 3 राजाओं की फैमिली, जिन्होंने किस प्रकार से इन कोस्टल एरियाज़ पे अपना रूल किया और किस प्रकार उन्होंने अपने आप को रईस बनाया. सो बच्चों देखिए, वो 3 फैमिलीज कौन है? द चोलास, चेरास एंड द पांड्यास, विच इज़ वो ऑलरेडी लर्न ऑन पेज नंबर 105 व्हेन वी लर्न अबाउट इट. हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो. ये जो 3 राजा थे अलग अलग, चोलास, चेरा, पांड्या, जो तीनों डायनेस्टी थी, इनके राजाओं ने यहाँ पे अपने आप पे कंट्रोल किया, और इनके थे ईच ऑफ 3 चीफ हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर. और इन तीनों जो राजा थे, मुखिया जो थे, इनके पास अपने 2 कंट्रोल ऑफ सेंटर्स थे, जिनमें से एंड वन ऑन द कोस्ट एंड वन ऑफ दीज सिटीज़. जिसमें क्या हुआ करते थे कि एक तो बड़े बड़े इनके पोर्ट्स हुआ करते थे, और उसके अलावा जो दूसरे होते थे उसमें 6 बड़े बड़े शहर बनाया करते थे. और 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार और काविंत्रीपन्नम, द पोर्ट्स ऑफ द चोलास एंड द मदुरई, द कैपिटल ऑफ द मद. और इन्होंने कावेरीपट्टनम को क्या बनाया? अपनी, कि चोला जो थे उन्होंने कावेरीपट्टनम को अपनी कैपिटल बनाया, और पांड्याओं ने मदुरै को अपने कैपिटल बनाया. द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल. जो चीफ थे वो लोगों से गिफ्ट्स नहीं से टैक्सेस नहीं मांगते थे, बल्कि बदले में वो उनसे क्या मांगते थे? महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगा करते थे. दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन. उसके अलावा उन्होंने बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाए, जिसमें उन्होंने सेनाओं की भर्ती की. एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरिया, और अपने आसपास के लोगों से भी टैक्सेस के बजाय उन्होंने क्या लिया? बड़े बड़े लैंड्स मिले उन्हें, गोल्ड मिला, और बहुत सारे जो प्रीशियस चीज़ें वो सब उन्हें एज ए गिफ्ट वो लिया करते थे. दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर. और इसमें वो क्या करते थे? जो भी उपहार उन्हें मिलते थे, जो भी गिफ्ट्स उन्हें मिलते थे, उनमें से वो कुछ अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने सहयोगियों को बांट दिया करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ देयर फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों को भी. सोल्जर एंड पोइट्स, मैनी पोइट्स हु कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन, composed poem in praise of chief, who often rewarded them with a precious stone, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth. बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो संगम पोएम्स हैं, तो उनके जो पोइट हुआ करते थे, उन्होंने अपने वो क्या करते थे? जो उन्हें प्रशंसा मिलती थी, वो अपने राजाओं के आगे अच्छी अच्छी कविता गाते थे. उनके प्रशंसा में उन्होंने पोएम लिखी तारीफ में, और उसके बदले में उन्हें क्या मिले थे? उन्होंने अपनी कविताओं में ये उल्लेख किया है, ये एक्सप्लेन किया है कि उन्हें उसके बदले में सुंदर सुंदर जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, या कभी कभी महंगे सुंदर कपड़े भी उपहार के तौर पे मिलते थे. अराउंड 200 years later, a dynasty known as the सातवाहन became powerful in western India. अब देखिए, आफ्टर 200 years later, कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद जो वेस्टर्न पार्ट था, उसके अंदर एक राजा हुए जिनका क्या नाम था? सातवाहन, एक डायनेस्टी. और उनके जो सबसे प्रमुख जो मेन राजा थे वो क्या थे? गौतमीपुत्र, और जिनके पुत्र का नाम था सतकर्णी, श्री सतकर्णी. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर. और ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलता है? सातकर्णी की जो माँ थी गौतमी बलश्री, उनके द्वारा दिए गए एक इंस्क्रिप्शन से हमें ये सब चीज़ों का पता लगा. ही एंड अदर्स स्तवन
सातवाहन रूलर्स वर नोन एज द लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पंथ, और ये माना जाता था कि वह और जो अन्य सभी सातवाहन जो रूलर्स थे उन्हें उस समय क्या कहा जाता, दक्षिण पथ के राजा कहा जाता था, स्वामी कहते थे। दक्षिण पथ का क्या मतलब होता है, देखिए, known as a lord of the Dakshina, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो देखिए ये जो नाम था इसका क्या मतलब होता था कि दक्षिण क्षेत्र के लिए ये नाम प्रचलित था कि दक्षिण के अंदर जिन राजाओं ने रूल किया इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, दे आर नोन एज द दक्षिणपंथी। I hope you understand this topic very well. In the next video of this chapter we have learned about the story of the Silk Route कि कॉस्ट के अलावा और किस प्रकार, मतलब पोर्ट्स के अलावा, मतलब जहाज़ों और इनके अलावा हमारे देश में जो बिज़नेस था किस प्रकार दूसरे देशों के साथ संपन्न हुआ। ओके, थैंक यू ऑल।